हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज की वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग 2018 का आपका सी टेट का प्राथमिक का पेपर कवर करेंगे। देखेंगे कि 2018 के प्राथमिक के पेपर में कैसा पेपर बना था, पूरा इसका एनालिसिस देखेंगे। 300 प्रश्नों का एनालिसिस बिल्कुल आसान तरीका से कवर करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका इन्वायरमेंटल स्टडी जो कि भाग 3 में पर्यावरण अध्ययन आता है, और यहाँ पे याद रखेंगे दोस्तों 61 नंबर से जो 90 नंबर तक के प्रश्न होते हैं वो ईवीएस से रिलेटिव होते हैं। तो चलिए इसके वीडियो के इस प्रश्न को हम लोग बिल्कुल आसान तरीका से कवर करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे सर्वप्रथम आप लोग आज की वीडियो का पहला प्रश्न और सी टेट के 2018 का पेपर का 61 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है, ये आपको बताना। इसमें दिशा ज्ञान होना, मैप की जानकारी होना बिल्कुल आपको आवश्यक है। और आपको बता दें दोस्तों कि मैप की जानकारी कैसे होती है। दिशा ज्ञान को देखेंगे, ऊपर होता है दोस्तों आपका उत्तर, नीचे होता है आपका दक्षिण, और आपको पता है इधर होता है आपका पूर्व और इधर होता है दोस्तों आपका पश्चिम। इस तरह हम लोग इस चीजों को ज्ञात करते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि जो ये बिहार के सापेक्ष, बिहार उत्तर प्रदेश से सटा राज्य है, और आपको पता है कि अगर यहाँ पे बिहार है तो इधर आपका जम्मू कश्मीर होगा, और इसी के जस्ट इधर आपका क्या होगा, गोवा होगा। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे आप लोग जम्मू कश्मीर, और इसको आप लोग बोलिएगा दोस्तों गोवा, और इसको बोलिएगा आप लोग दोस्तों बिहार। देखिएगा, तो यही कह रहा है कि बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर किधर है और बिहार के सापेक्ष गोवा किधर है। आप यहाँ पे ऐसे रेखा खींचिए, यहाँ पे ऐसे खींचिए और बताइएगा दोस्तों। देखिएगा, बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर ऊपर की तरफ गया तो उत्तर, और इधर गया तो क्या दोस्तों, पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम जम्मू कश्मीर है। देखिएगा, उत्तर पश्चिम याद रखिएगा, बिहार के सापेक्ष जो जम्मू कश्मीर है वह उत्तर पश्चिम दिशा में है। और याद रखिएगा, बिहार के सापेक्ष ही आपका गोवा, नीचे आए तो दोस्तों दक्षिण और इधर गए तो दोस्तों पश्चिम। तो जो गोवा है वो दक्षिण पश्चिम की तरफ है। इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको बता दें, हर वर्ष सी टेट में एक ऐसा प्रश्न बनता है कि दिल्ली के सापेक्ष उत्तर प्रदेश किधर है, ऐसा प्रश्न बनता है कि हरियाणा के सापेक्ष आपका गुजरात किधर है। तो इस बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। मैप में इतनी जानकारी आपको होना अति आवश्यक है, इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो इस प्रश्न को आप देख लिए। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर बात करेंगे प्यारे 62 नंबर प्रश्न की कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होती है। धीमी की बात कहा है दोस्तों। और वाष्पीकरण किसे कहते हैं, जैसे जल ही है और जल को वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। और वाष्प में कोई भी वस्तु, वाष्प में या कोई भी पदार्थ वाष्प में क्यों बदलता है, उसकी कुछ कंडीशन होती है। जैसे जल है, जल पर प्रकाश किरणें पड़ती है और जल जब गर्म होता है तो गर्म बन के ऊपर की तरफ जाता है, इसी को वाष्प बनना हम लोग कहते हैं। ठीक है, देखिएगा, जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है सबसे धीमी कहाँ पे होती है, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि। मतलब किसी भी स्थान का सतह क्षेत्र हम बढ़ा देंगे और तापमान में वृद्धि कर देंगे तो यहाँ पे वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होगी वो तेज हो जाएगी। सबसे तेज प्रक्रिया यहीं पे होगी प्यारे। ठीक है, सतह क्षेत्र बढ़ाते हैं लेकिन तापमान घटा देंगे तो यहाँ पे नहीं होगी। सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, सतह क्षेत्र हम घटा दिए तापमान बढ़ा दिए तभी भी वाष्पीकरण की घटना कम हो जाएगी। लेकिन याद रखेंगे, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में हम कमी कर देते हैं तो सबसे कम जो होगी ना यहीं पे होगी। याद रखिएगा कि अगर हम लोग तापमान भी कम कर देते हैं और उस भाग का जो सतह का क्षेत्रफल है, बाहरी भाग का जहां पे वाष्प होने की प्रक्रियाएं होती है, तब भी ऐसा कंडीशन आएगा दोस्तों। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी, तो ये वाली स्थिति, जब उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का भाग हम लोग कम कर देंगे और तापमान में भी कमी करेंगे, तब हमारा जो होगा दोस्तों वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम हो जाएगी और ये वाली कंडीशन में वाष्पीकरण की प्रक्रिया सबसे तेज हो जाएगी। दोनों चीजों को हम ध्यान से देखेंगे। और चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा, ये 63 नंबर प्रश्न है जो कि आपका मैपिंग से है। किससे है दोस्तों, तो याद रखेंगे 63 नंबर प्रश्न भी आपका मैप से आ गया। कह रहा है कि स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या कहलाती है, यही आपको बताना है कि जो कोई भी स्थान हो जाए, दूरी हो जाए और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की जो
ये प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब उसमें स्थान का भी कोई बात हो, दूरी का भी उसमें बात किया जाए और दिशाओं की भी बात की जाए किसी स्थिति के सापेक्ष, तो उसको आप लोग दिशात्मक कौशल बोलेंगे, उसे आप लोग चित्रण कौशल बोलेंगे, कि आप लोग स्थिति कौशल बोलेंगे, कि उसे ग्राफिक कौशल बोलेंगे। याद रखेंगे, जब किसी स्थान की, दूरी की और दिशा की और किसी स्थिति के सापेक्ष बात करें तो उसको हम लोग चित्रण कौशल बोलते हैं। और चित्र के माध्यम से हम लोग ऐसे चित्र खींच के दर्शाते हैं कि कोई व्यक्ति, याद रखेंगे, 10 मीटर उत्तर गया, फिर वह बाएं घुमा, दाएं घुमा, इस स्थिति को हम लोग चित्रण कौशल के माध्यम से दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कोई व्यक्ति अपने घर से निकलता है, 10 किलोमीटर पूरब जाता है, फिर उसके बाद बाएं मुड़ता है, 15 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, 10 किलोमीटर जाता है और पुनः वह स्कूल पर आ जाता है, तो वह कौन सी दिशा में है। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोग चित्रण कौशल का प्रयोग करते हैं और ये चित्रण कौशल इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, काफी अच्छे प्रश्न थे। यहाँ पे देखते हैं 64 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी। मैं आपको बता दूं, जो प्राथमिक स्तर होता है दोस्तों, 1 से लेकर 5 तक की कक्षाओं में पहले पर्यावरण अध्ययन नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन यही कहा है कि एनसीएफ, कौन सा एनसीएफ ने सिफारिश की थी कि प्राथमिक स्तर में भी बच्चों को जोड़ा जाए, पर्यावरण अध्ययन को जोड़ा जाए कक्षा 1 और 2 की कक्षाओं में। तो याद रखेंगे, जो आपका एनसीएफ यहाँ पे देखेंगे 1975 है ना, एनसीएफ 1975 पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक कक्षाओं में जोड़ने की सिफारिश किया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती का रिवाज है। मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य यही है ना, कि आप लोग जितना अधिक से अधिक सी टेट को पास करने के लिए प्रीवियस ईयर को कमांड करेंगे ना, उतना आपके लिए सी टेट आसान होता चला जाएगा और एक अच्छा सा अच्छा अंक आप लोग स्कोर करेंगे। आपको सी टेट पास करना है, आप कुछ ना करिए, बस आप लोग प्रीवियस ईयर को बिल्कुल रट जाइए, बिल्कुल पढ़ जाइए और प्रीवियस ईयर में देखिए प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। मैं आपको बता दूं, सी टेट ऐसी पेपर है ना, ऐसी परीक्षा है ना कि सी टेट आपके पूर्ण सिलेबस पर आधारित होती है। मैंने बताया मैपिंग का आपको मिला, मैंने बताया कि मैप से प्रश्न बनेंगे, तो बिल्कुल बने थे। वैसे ऐसे देखिएगा, यहाँ पे खेती से प्रश्न बनता है, यहाँ से खेती में ये प्रश्न आप लोग पहले देख लीजिए, मैं इसके बारे में बताऊंगा कि भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती, याद रखेंगे इसको शिफ्टिंग खेती के नाम से जानते हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे, इसको स्थानांतरित खेती, शिफ्टिंग खेती, झूम खेती इसी को बोलते हैं। और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में खेती होती है, इस बात को याद रखेंगे। पूर्वोत्तर राज्य का मतलब मेघालय, मिजोरम, आपका मणिपुर, आपका असम, वहां पे एक खेती देखने को मिलती है। तो याद रखेंगे, दक्षिण उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, दक्षिण क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में। तो याद रखेंगे भारत में किस स्थान पे स्थानांतरित खेती होती है, तो उत्तर पूर्वोत्तर, याद रखेंगे पूर्व उत्तर क्षेत्रों में या उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, ये बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 66 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। 66 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, देखिएगा। अब यहाँ पे हम पेडोलॉजी को कवर करते हैं कि नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है दोस्तों। बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, मैंने आपको बहुत बात बताया है कि बांध जो होते हैं वो टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित नहीं करते। बात तो बिल्कुल 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 गलत है। तो जब गलत है तो यही सही होगी, लेकिन और भी देखते हैं, या पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता है, तो बात सही है। तो जब सही है तो ये तो होगा नहीं। जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं दोस्तों, ये भी बात याद रखेंगे। जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये देखिएगा, बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी जीवन रेखाओं से अलग करती है, ये भी बात सही है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ये बात सही नहीं है दोस्तों। याद रखेंगे, टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं, ये बात बताएगा। आपको मैंने बहुत बार बताया कि ये यूपी टेट में भी भर भर के प्रश्न पूछता है कि जो आपका एक ग्रीन हाउस गैसें हैं, एक ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती है, या वायुमंडल की जो उष्मा होती है उसको बढ़ा देती है। और जो ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य गैसें होती है ना, याद रखेंगे, जलवाष्प भी होता है, आपका मीथेन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, और याद रखेंगे आपका N2O भी होता है,
आपका CFC भी होता है। इस सभी को याद रखिएगा और सभी जो होती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती है और इनको सभी को ग्रीन हाउस गैसें बोलते हैं। तो इसलिए आप लोगों का उपयुक्त सभी ऑप्शन जो है ना 4 नंबर का बिल्कुल सही आंसर होगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं हम लोग 68 नंबर प्रश्न की। 68 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में, याद रखेंगे 68 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं। ये आपको बताना है कि जो भारत में ठंडे रेगिस्तान होते हैं वे मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं। ऑप्शन को देखते हैं। ठंडे रेगिस्तानों में गर्म गर्मियां और बेहद ठंडी सर्दियां होती हैं, इसलिए नहीं होते हैं। कि ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, इसलिए नहीं होते हैं। कि ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पतली कम होती है, इसलिए नहीं होते हैं। कि ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होते हैं, इसलिए नहीं होती है। मैं आपको बता दूं कि भारत में जो ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं, आपको बता दें कि जो जैसे कि आप लोग ठंडे रेगिस्तान की बात करेंगे तो आपको जो ठंडे रेगिस्तान होते हैं, जो मानसूनी हवाएं होती हैं जो वर्षा कराती है, तो मानसूनी हवाएं जब उठती है तो हिमालय से टकराती है और हिमालय से टकराकर अपने नमी को खो देती है और जब नमी को खो देती है तो इसलिए वहां पे वर्षा नहीं होती है। तो याद रखेंगे वहां पे मानसून का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि जो मानसूनी हवाएं होती है वह हिमालय से टकराती है और टकराने के बाद अपनी नमी को खो देती है और जब नमी को खो देती है तो यही मानसून वर्षा कराएगा और वर्षा जब नमी ही डिस्टर्ब हो जाएगी तो वर्षा होगा ही नहीं। इस बात को याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे 69 नंबर प्रश्न की हम बात करेंगे प्यारे। ये कह रहा है कि ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है। अम्लीय वर्षा जिम्मेदार है, एसिड रेन जिम्मेदार है, आपको पता है। और बिल्कुल एसिड रेन में आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी का जल में मिश्रण हो जाता है और जब जब जल का पीएच मान 5.2 से कम हो जाए तो उसको हम लोग अम्लीय वर्षा बोलते हैं। या कहीं कहीं पे 4.2 से लेकर 4.4 के मध्य जब वर्षा जल का पीएच मान हो जाए तो उसको प्यारे हम लोग अम्लीय वर्षा का नाम दे देते हैं। इसको एसिड रेन के नाम से जानते हैं। स्किन पर जब ये पड़ता है तो उनको भी समस्या होती है। आंख का कैंसर संबंधित, आंख का मोतियाबिंद संबंधित समस्याएं होती है। इस बात को याद रखिएगा इनसे, एसिड रेन से। याद रखिएगा। यहाँ पे देखते हैं गोलकोंडा किला किसने बनवाया था। 70 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और बिल्कुल यहाँ पे चोल राजवंश सब आप लोग देख रहे हैं, लेकिन गोलकोंडा किला के बारे में बात करेंगे तो जो गोलकोंडा किला है ना, तो याद रखेंगे इसको बनवाने का कार्य 13वीं शताब्दी में किया गया था। याद रखेंगे 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। किसका दोस्तों? तो गोलकोंडा किला का। और आपको बता दें बनवाने वाले थे दोस्तों काकतीय राजवंश। याद रखेंगे ये कहाँ पे है दोस्तों? तो याद रखेंगे ये तेलंगाना के हैदराबाद शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 71 नंबर की बात करिएगा। 71 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि 15 ग्राम प्रति ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, ये आपको बताना है। और बिल्कुल आपको सूत्र पता है दोस्तों कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा के आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है? तो बिल्कुल आप जान जाइए, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा के आयतन। और इसी में आप लोग मान को पुटअप कर दीजिए। द्रव्यमान पूछा है तो आप लोग ऐसे देखेगा, द्रव्यमान पूछा है तो द्रव्यमान बराबर होगा घनत्व गुणा के आयतन। घनत्व गुणा के आयतन। अब घनत्व कितना दिया दोस्तों? 15 दिया और आयतन कितना दिया? 3 दिया। तो 15 या 45 आपका, 15 या 45 आपका हो जाएगा। द्रव्यमान का मात्रक आप इसमें ग्राम में दिया है तो ग्राम में आप लोग लिख लीजिएगा। इसका आंसर आपका 2 आ जाएगा। 2 नंबर का आ जाएगा 45 ग्राम। ठीक है, कैसे हम निकाले आप लोग के सामने है, आप लोग इसको सीखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना दोस्तों तो आपसे एक छोटा सा विनम्र निवेदन है कि वीडियो को जरूर से जरूर आप लोग लाइक कर लीजिएगा। अभी तक आप चैनल पे नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है दोस्तों, तो बिल्कुल आपसे एक छोटा विनम्र निवेदन होगा कि चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिनसे उनकी और हमारी दोनों लोगों की भरपूर मात्रा में मदद हो सके दोस्तों। ठीक है, चलिए प्यारे अब हम आगे चलेंगे।
72 नंबर प्रश्न की बात करेंगे और बिल्कुल आपके सामने वो पेपर ही लेकर आ गए हैं ना, उसमें कोई भी एक्सचेंज मैंने नहीं किया है, पेपर ही लेकर आ गया। देखिए भैया ऐसा पेपर बनता है, ऐसे ऐसे प्रश्न आपके बने हैं, सभी प्रीवियस ईयर को आपको सॉल्व कराएंगे। केवल आपका काम है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों तक वीडियो जरूर पहुंचाएगा, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिएगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। आप लोग विज्ञान में पढ़े होंगे, आप लोगों को एक चीज मिला होगा, द्रव्यमान और दिशा। याद रखें इसमें, जैसे कि अदिश में किसमें द्रव्यमान होता है, किसमें दिशा होता है, ये बात आप लोग याद रखे होंगे। तो अदिश में केवल द्रव्यमान होता है, इसमें दिशा नहीं होता है, और सदिश में द्रव्यमान और दिशा दोनों होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अदिश कहा है, तो अदिश कौन सा होगा, देखिएगा भार। भार जो है आपकी क्या है दोस्तों, सदिश राशि है। ये भी देखिएगा संवेग, संवेग में वेग और दिशा दोनों होती है, याद रखेंगे। भार में भी वेग और दिशा होती है, याद रखेंगे। दिशा और द्रव्यमान होता है। गुरुत्वाकर्षण में भी दिशा होता है और ये द्रव्यमान होता है, याद रखेगा। द्रव्यमान जो है ना दोस्तों, याद रखेंगे, केवल द्रव्यमान होता है, इसमें दिशा नहीं होती है। यही आपकी अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि आपको पता है कि अदिश राशि किसे कहते हैं। तो अदिश राशि में केवल द्रव्यमान होता है, दिशा नहीं होती है। और द्रव्यमान बिल्कुल आपको पढ़ना ही नहीं है, द्रव्यमान आपका अदिश है। और ये सभी क्या है दोस्तों, ये सदिश है, क्योंकि इसमें द्रव्यमान के साथ साथ दिशाएं भी होती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर बात करते हैं 73 नंबर की बात करते हैं। 73 नंबर प्रश्न आप लोग पढ़े होंगे कि एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण पुंज गुजर नहीं सकती है, क्या कहलाता है, यही आपको बताना है। बिल्कुल आप लोग पढ़े होंगे कि जब हम प्रकाश किरण, जैसे आप लोग देख रहे हैं ना कि जब प्रकाश किरण इसके इस तरफ आप लोग नहीं देख पाएंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपारदर्शी, ठीक है। तो याद रखेंगे, ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण पुंज बाहर की तरफ नहीं जाती, उसको अपारदर्शी करते हैं। याद रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे अपारदर्शी, पारदर्शी क्या होता है, जैसे शीशा हो गया, शीशा के आर पार प्रकाश चली जाती है, तो जिसके आर पार प्रकाश चली जाए उसको पारदर्शी, और जिसके आर पार प्रकाश न जाए उसे अपारदर्शी। और जब धुंधला दिखाई दे, जैसे चश्मा है ना, चश्मा के बीच में शीशा लगा है, और जब ये शीशा घिस जाता है ना दोस्तों, तो हमको साफ साफ कोई वस्तु क्लीन नहीं दिखाई देती है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, उस स्थिति में उसको अर्ध पारदर्शी बोलेंगे, अर्ध पारदर्शी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, यहाँ पे बात करेंगे 74 नंबर प्रश्न की। काफी अच्छा प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 केजी है। बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए कि भार और द्रव्यमान में अंतर होता है। भार को हम लोग W बोलते हैं, और बिल्कुल आपको ये भी पता होना चाहिए कि द्रव्यमान को हम लोग किससे दर्शाते हैं प्यारे, तो यम से दर्शाते हैं, ठीक है। तो यही कहा है कि कोई वस्तु का भार पृथ्वी पर कितना होगा, जो उसका द्रव्यमान वहां पे कितना है दोस्तों, 10 केजी का है, तो यही बताना है। देखिएगा जब उसको यहाँ पे आप लोग लाइएगा ना, तो 6 गुना का अंतर होता है। कोई भी वस्तु यहाँ से चंद्रमा पर जाती है तो अपने भार में 6 गुना का कम कम अनुभव होता है, क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल की कमी है या बिल्कुल नहीं है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना, नगण्य है। तो याद रखेंगे, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 केजी है, तो वहां पे 10 केजी है, तो यहाँ पे 6 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो याद रखेंगे 10 गुणा के 6 बराबर के 60 हो जाएगा। और जब 60 हो जाएगा तो अब केजी होगा कि न्यूटन होगा, बात यहीं पे फंस रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या पूछा है, भार क्या होगा, और भार का मात्रक क्या होता है दोस्तों, न्यूटन होता है, ये बात याद रखना। तो यहाँ पे 60 न्यूटन हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस तरह आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर थोड़ा भी डिफरेंस होगा क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आपको आगे ले चलते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं 75 नंबर की बात। 75 नंबर की बात, थोड़ा इसको बड़ा कर ले रहे हैं। 75 नंबर को देखेंगे। 75 नंबर कह रहा है कि एक विलय का विघटन दर डॉट डॉट पर निर्भर करता है। तो कोई भी आप लोग विलयन देखते हैं, और विलय विलय का विघटन दर मतलब विलयन, आप लोग देखिए विलयन में दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इस विलयन में, एक होता है उसको विलय बोलते हैं, और एक होता है उसको विलायक बोलते हैं, याद रखेंगे। तो जो विलय होता है ना, वह विलायक में घुल मिल जाता है। जैसे कि आप लोग जल को ले लो और यहाँ पे आप लोग चीनी को ले लो, तो कौन क्या होगा, जल क्या होगा, जल विलायक होगा, और चीनी क्या होगा, विलय होगा, क्योंकि वो उसमें घुल मिल जाती है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि एक विलय का विघटन दर किस पर निर्भर करता है, आपको बताना है दोस्तों। दाब प्रेशर पर करेगा, तापमान हीट पर करेगा, कि उसके सतह के क्षेत्रफल पर करेगा, कि भार पर करेगा। मैं आपको बता दूं, एक विलय का विघटन दर जो करेगा दोस्तों, निर्भर सतही क्षेत्रफल पर करता है।
ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो सतही क्षेत्रफल होगा ना, वह निर्भर कराएगा कि कोई भी जो विलेय वस्तु है या विलेय पदार्थ है वह कितना जल्दी घुल मिल जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। सतही क्षेत्रफल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको सरफेस एरिया बोलते हैं। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं 76 नंबर प्रश्न की। 76 नंबर प्रश्न आपके सामने है और 76 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति होगी। अब देखिएगा, आप एक सफल टीचर होने के नाते ये पेडागोजी का प्रश्न है और आप चाहते हैं कि पर्यावरण के प्रति हमारे बच्चे संवेदनशील हों, तो आप क्या करेंगे बच्चों के साथ। कक्षा में बहस आयोजित आप कराएंगे, समूह चर्चा कराएंगे, पोस्टर बनाना उनको सिखाएंगे कि आप लोग बच्चों को एक पौधे को अपनाने और प्रेषित करने में मदद करना सिखाएंगे। क्या ऑप्शन आप करेंगे तो बच्चे पौधे के प्रति या पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होंगे। कौन सा ऑप्शन आप करेंगे। अब देखिएगा, इस स्थिति में मुझे लग रहा है ना दोस्तों कि आपके सामने समस्या आएगी। चारों ऑप्शन सही है, मैं भी मान रहा हूँ, चलो भैया चारों ऑप्शन सही है, लेकिन कैसे इसमें से हम एक ऑप्शन को ढूंढ के निकालेंगे कि भैया आई जो ऑप्शन है ना सबसे बेस्ट है। और इसको निकालने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। देखिएगा कि बच्चा कहाँ पे सबसे ज्यादा एक्टिव है, याद रखेंगे कहाँ पे बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है। जो ऑप्शन में बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव होगा वही ऑप्शन आपका सच होगा, सही होगा। देखिएगा, यहाँ पे कक्षा में बहस आयोजित कराएंगे, इसमें बच्चा एक्टिव दिख रहा है। समूह चर्चा कराएंगे, वहां भी बच्चा एक्टिव दिख रहा है। पोस्टर बनाने के लिए सिखाएंगे या कहेंगे तभी भी बच्चा एक्टिव दिख रहा है। लेकिन बच्चों को एक पौधे को अपनाने, यहाँ पे प्रैक्टिकल की बात कहा है दोस्तों, बच्चों को बोलेंगे कि एक पौधे को अपना लीजिए, अपनाइए, उसको एक पौधे को लीजिए और उसको पोषित करने में मदद कीजिए, मतलब उसको बड़ा कर दीजिए। तो जब पौधा, किसी पौधे को बच्चा अपने पास अपनाएगा, उसको देख रेख करेगा, उसको दिन प्रतिदिन पानी देगा, उसको विटामिन खनिज पदार्थ देगा और देखेगा कैसे कैसे उसका विकास हो रहा है, तो पौधे के बारे में उस बच्चे के अंदर सब कुछ चीजें मालूम हो जाएगी। तो यहाँ पे बिल्कुल हमको लग रहा है कि यहाँ पे बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव दिख रहा है, यहाँ पे बच्चा को सबसे अच्छी जानकारी मिलेगी, क्योंकि ये सब करने में वो तो करेगा करेगा, लेकिन जब प्रैक्टिकली बच्चा देखेगा ना तो उसको बिल्कुल अच्छा तरीका से सीखेगा। तो हमको अब लगता है कि अगर ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे तो आप बिल्कुल अब सही कर लेंगे, यहाँ पे ऐसी कोई गलती आप नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब हम बात करते हैं दोस्तों 77 नंबर प्रश्न की। 77 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, थोड़ा इसको छोटा कर ले रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। यहाँ पे और इसको छोटा करिए, यहाँ पे देखिएगा, अब आशा करते हैं आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 77 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा। याद रखेंगे, पॉइंट को आप लोग यहाँ पे ऐसे अंडरलाइन करते रहेगा कि किसी बीमारी पर कोई अभय नाम के टीचर हैं, अपने बच्चों को कहते हैं कि समूहों में एक सर्वेक्षण करिए, और उन्होंने कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे, पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसे सर्वेक्षण का उल्लेख पाठ्य पुस्तक में नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है, यही आपको बताना है। कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि प्रासंगिक नहीं है, यही आपको बताना है दोस्तों। देखिएगा, इनसे इन इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया है, बात तो सही है दोस्तों। इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिलेगी, बिल्कुल उनके वास्तविक जीवन के साथ मिलने सीखने में मदद मिलेगी। इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाना, ये भी उनका उद्देश्य रहा होगा, बिल्कुल बात तो कह रहा है। इससे समुदाय के उन बीमारियों को समझने में मदद मिलेगी जिनसे वे पीड़ित थे। अब देखिएगा, हम चलिए ये भी बात को सही मान ले रहे हैं। अब देखिएगा, पेडागोजी कुछ प्रश्न की ऐसी होती है ना कि उसमें दो चार प्रश्न ऐसे पेडागोजी के डाल देता है कि आप उसमें, जैसे कि ऊपर आप लोगों ने प्रश्न देखा, अब इस प्रश्न को देखिए, आपके अंदर थोड़ा भ्रम आएगा कि कौन सा हम करें। लेकिन याद रखना दोस्तों, वहीं से निकल जाएगा। अगर कक्षा में दिया नहीं है कि बच्चे को आप कोई सर्वेक्षण कराइए और टीचर का मन है कि मैं बच्चों को सर्वेक्षण कराऊं और सर्वेक्षण से बच्चे सीख लेंगे, तो याद रखेंगे समुदाय से बातचीत करने को तो मिलेगा मिलेगा, सीखने को वास्तविक जीवन में देखेंगे बच्चे, वास्तव में बच्चे जीवन में जुड़ के देखेंगे कि कौन सी बीमारियां कैसे कैसे हो रही है, ये भी बात सही है। इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाना, ये भी बात सही है कि ग्रुप में बच्चों को भेज रहे हैं और पता करा रहे हैं कि आप लोग कैसे कैसे कर रहे हैं। लेकिन इसका आयोग ने भी ऑप्शन नंबर 4 माना है और मैं भी मान रहा हूं, और
जबरदस्ती नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि इससे समुदाय के उन बीमारियों को समझने में मदद मिलेगी जिनसे वे पीड़ित थे। याद रखना, छोटा बच्चा है, 1 to 5 का आप लोग सी टेट का ईवीएस पढ़ रहे हो और यहाँ पे उन बीमारियों के बारे में बात नहीं कर सकते, दबाव बच्चे के ऊपर नहीं बना सकते। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि ऐसे करने से ऐसा नहीं होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, समझिएगा, क्योंकि समुदाय में उन बीमारियों को भी समझना नहीं है। छोटा बच्चा है ना, केवल उसको आभासी करना है, जीवन की उन चीजों से जुड़ना है, देखना है कि बच्चा कैसे कैसे बीमारियां होती है, क्या होता है कि इनको कैसी बीमारियां है, अवसर उसको मिलेगा, लोगों से जुड़ पाएंगे। तो इसका ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 78 नंबर प्रश्न की। 78 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा तो बच्चे ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटना के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देश पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा होगा? मतलब कि कोई एक शिक्षिका है, वो अपने कक्षा में बताते हैं कि जैसे दुर्घटना होती है, जैसे सड़क दुर्घटना हो जाए, बिजली हो जाए, एलपीजी हो जाए, उस समय आप क्या करेंगे, आप कौन सी क्रिया को करेंगे, आप कैसे उससे बचेंगे। जैसे बिजली से कोई दुर्घटना हो तो आप सर्वप्रथम उसको छुएंगे नहीं, आप मेन स्विच को ऑफ करेंगे। एलपीजी से दुर्घटना होती है तब आप क्या करेंगे, रेगुलेटर को प्रत्येक स्थिति में ऑफ करेंगे। तो ये सब समस्याएं वो टीचर बता रही है, तो क्या होगा, ये संज्ञानात्मक दृष्टिकोण को, बच्चे के संज्ञानात्मक दृष्टिकोण को बढ़ा रहा है कि अनुभवात्मक दृष्टिकोण को बढ़ा रहा है, कि आपका अन्वेषण दृष्टिकोण को बढ़ा रहा है, कि आपका यहाँ पे मानवतावादी दृष्टिकोण को बढ़ा रहा है। याद रखेंगे और याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं, आप कहेंगे कि अनुभवात्मक दृष्टिकोण को बढ़ाएगा, कोई कहेगा संज्ञानात्मक दृष्टिकोण को बढ़ाएगा। संज्ञानात्मक दृष्टिकोण वो होता है जो बुद्धि पर आधारित होती है, अनुभवात्मक दृष्टिकोण वो होता है जो अपनी पुरानी बातों, सीखी हुई बातों से नई बातों का उत्सर्जन करते हैं, और अन्वेषण दृष्टिकोण वो होता है जो खोज पर आधारित होता है। आपको बता दूं कि हर वर्ष लगभग 1-2 साल के बाद अन्वेषण से प्रश्न बनते हैं। अन्वेषण को आज ही याद रख लीजिए, अन्वेषण का मतलब होता है खोज विधि, याद रखेंगे। और ये बच्चा यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, बच्चा खोजता है, यहाँ पे क्या करना है, बच्चा खोजना है। और ऐसे प्रश्न पूछ देगा कि ये प्रश्न किस पर आधारित है, तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग अपसारी प्रश्न बोलते हैं। इसमें बच्चा अपना दिमाग लगाता है, अन्वेषण खोज करता है और बताता है कि हम ये काम करेंगे, हम ये काम करेंगे, हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हम एम्बुलेंस सूचना देंगे, प्राथमिक उसका हम इलाज करेंगे। ऐसी ऐसी चीजें होती है, सिचुएशन के आधार पर बच्चा अपने अपने दिमाग को प्रयोग करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 79 नंबर प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, याद रखेंगे। यहाँ पे 79 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आप लोग देखिएगा। 79 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम का संसाधन है, क्योंकि, याद रखेंगे, समुदाय है एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम का संसाधन है क्योंकि यह सस्ता और सुलभ होता है, इसलिए है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है, इसलिए है। यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है, इसलिए है। कि कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है, इसलिए है। याद रखेंगे, अब समुदाय का प्रत्येक व्यक्ति, ये तो नहीं है कि वो प्रत्येक व्यक्ति अच्छा ही ज्ञान दे रहा हो, तो बिना उसके समस्त ज्ञान को, उसके बिना कोई आलोचना के, बिना जांच परख के आप लोग उसको स्वीकार कर ले, सच बात है? बिल्कुल नहीं है दोस्तों, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। याद रखेंगे, यह सस्ता और सुलभ है, इसलिए तो नहीं होगा। बुजुर्ग लोग के पास टाइम होता है और वे बिल्कुल बुद्धिमान ही होते हैं, ऐसा तो हम कर नहीं सकते हैं। याद रखेंगे, ये वाला जो ऑप्शन है ना, बिल्कुल सही कह रहा है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो हम किसी और की तरफ चले जाते, लेकिन यह कह रहा है ना कि समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम का संसाधन है क्योंकि यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। और अवसर प्रदान करना, वास्तविक परिस्थितियों से जुड़ना और आमने सामने चीजों को करना, प्रैक्टिकली करना, ये सब पॉजिटिव बातें हैं। और पॉजिटिव बातें क्या होती है, सीटेट के अकॉर्डिंग सही होती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगर आप एग्जाम में बैठे हो, आपको किसी प्रश्न का आंसर बिल्कुल ना समझ में आए, तो आप लोग देखते हैं ना, ट्रिक बोला जाता है कि जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा जिसमें कुछ अच्छी बातें कही गई होगी उसको लाद कर लीजिएगा। अब इसी प्रश्न को देखिए ना, सबसे अच्छी बात है परिस्थिति की, यहाँ पे वास्तविक परिस्थितियों से जुड़ना, मतलब उससे हम देख सके कि कौन सी परिस्थितियां आ सकती है, उस सिचुएशन का हम आभास कर सके और यहाँ पे सीखने का अवसर दिया। जब सीखने का अवसर दिया, वास्तविक परिस्थितियों को ज्ञान दिया, तो बिल्कुल इसको राइट कर लो ना, सही है दोस्तों। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे बात करते हैं 80 नंबर प्रश्न की। 80 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? ये कह रहा है 80 नंबर प्रश्न की हम बात करेंगे। ये कह रहा है कि ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे कहा है कि ईवीएस शिक्षण अधिगम मतलब कोई कक्षा में ईवीएस पढ़ाया जा रहा है, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जा रहा है, और कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय मतलब जो आप कक्षा में सीखे हैं ना उसको विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़कर और इसे समृद्ध बनाने का तात्पर्य क्या होता है? पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। इसका मतलब ये होता है कि पाठ्य पुस्तक से आप बाहर चले गए? नहीं दोस्तों, याद रखेंगे, या इसको वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना। पूर्व विद्यालय दृष्टिकोण इस पर आधारित होगा कि पाठ्यचर्या से बाहर जाना, ये बात होगा। पाठ्यचर्या से हम बाहर नहीं जा रहे हैं, उसको हम बाहरी चीजों से जोड़ रहे हैं, तो बच्चा वहां पे सीख रहा है, तो ये तो होगा। यहाँ पे पूरे विद्यालय दृष्टिकोण ये याद रखेंगे, ऐसा हम कह नहीं सकते। इसका मतलब यही है ना कि विद्यालय के बाहर जीवन को जोड़ने से मतलब पाठ्य पुस्तकों से बाहर हम जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आयोग ने बीसी का आंसर यही माना है, ऐसा हम नहीं कहेंगे कि इसका अलग कोई ऑप्शन होगा। 80 का 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 81 नंबर की बात करते हैं। 81 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। आपको पता है कि एकल परिवार में माता पिता और उनके बच्चे होते हैं, बात तो सही है। यदि दादा दादी व अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तृत परिवार हो जाता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ये आपको बताना है। देखिएगा, परिवार की परिभाषा गलत है, ये बात है दोस्तों। कि रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, ये बात सही है दोस्तों। कि शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, ये बात सही है दोस्तों। कि परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए, ये बात सही है दोस्तों। याद रखेंगे, परिवार की अवधारणा को केवल इसी तरह हम लोग सिखा सकते हैं, इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। नहीं दोस्तों, इस तरह ऐसा नहीं है कि केवल इसी तरह हम लोग बच्चों को परिवार की अवधारणा को सिखा सके। परिवार की परिभाषा गलत है? नहीं, परिवार की परिभाषा सही है कि उसमें अगर माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं तो एकल परिवार होता है, और उनके माता पिता दादा दादी नाना नानी हो जाते हैं, रिश्तेदार जुड़ जाते हैं, तो ये ज्वाइंट फैमिली हो जाता है। ये भी बात तो सही है, लेकिन इसको असंवेदनशील प्रति इसको हम गलत कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं, ये भी गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि परिवार की परिभाषा गलत नहीं है, सही है। रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, ऐसा नहीं है, वो संवेदनशील है। लेकिन यहाँ पे क्या सोच रहे हैं, तो शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ही बातें बता के बच्चों को आप लोग पढ़ा पाए, एक टीचर बता पाए कि एकल परिवार और ज्वाइंट फैमिली क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बात को याद रखेंगे, यह दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे 82 नंबर की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है? चित्र पढ़ना, ये भी गतिविधि है। फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट पर उपयोग, उपयुक्त सभी। याद रखेंगे उपयुक्त सभी, क्योंकि इस तीनों में कोई ना कोई आपका एक कार्य हो रहा है, गतिविधियां दिखाई दे रही है, तो इसलिए आप लोग तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। 83 नंबर की बात करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह एकीकृत हो, समावेशी हो, विषयगत हो, उपयुक्त सभी। मतलब ये तीनों हो तो याद रखेंगे पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है, इस बात को याद रखेंगे। जैसे कि पर्यावरण अध्ययन एकीकृत हो, समावेशी हो और विषयगत हो, तो बच्चा उसमें सीखने में रुचि लाएगा और बच्चा सीखने में बच्चे को मदद मिल सकती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। चलिए 84 नंबर की हम बात करते हैं। 84 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरे पर एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। क्या है दोस्तों? कि यह एक अवैध कार्य है। याद रखेंगे, ये अवैध कार्य है, इसलिए वह रखा गया है सपेरा का एक पाठ आपके चैप्टर में। कि सपेरे के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर नहीं देखते हैं, इनके लिए मतलब आप लोग कक्षा में रख लिए हैं तो बच्चा सपेरा को देख लेगा, इसके लिए रखा गया है। कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है, इसलिए कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है, इसलिए। किसके लिए रखा गया दोस्तों? तो ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना है और संवेदनशील बनाना है कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को
विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। याद रखेंगे 84 नंबर का ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि कोई भी कार्य सपेरा कर रहा है ना तो यह अवैध कार्य है। याद रखेंगे जैसे आप लोग पढ़े भी हैं कि पर्यावरण संरक्षण जीव संरक्षण अधिनियम में कि उसमें आपके बच्चे सांपों का या किसी भी जीव जंतुओं का क्या नाम है उसका शिकार करना या उसको पकड़ना या एक पर्यावरण अध्ययन के दृष्टिकोण से निगेटिव बातें हैं, लेकिन याद रखेंगे ऐसा करके आप लोग जो सपेरे हैं उनके आजीविका को आप लोग हानि पहुंचाएंगे, मतलब उनका जीविका है। ऐसा नहीं है कि जो सपेरे लोग हैं वो सांप को पकड़ रहे हैं तो हानि है, कभी घरों में भी सांपों को वो लोग पकड़ते हैं, रिस्क्यू करते हैं, कहीं कुछ सामाजिक स्थल है वहां से भी ये लोग रिस्क्यू करते हैं, तो रिस्क्यू करने से लोगों को काफी मदद मिलती है, लोगों के जान माल का खतरा बढ़ जाएगा। कुछ जहरीले सांप होते हैं उनको पकड़कर दूर दूर जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, छोड़ देते हैं। तो याद रखेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, सपेरों का ये बात नहीं है कि मतलब वो सब सांप जो होते हैं सपेरों को नुकसान पहुंचाए। अगर आप लोग इस पर रोक लगाते हैं तो जो भी सपेरे हैं उनकी जीविका के बारे में आप लोगों को ऐसा कुछ करना चाहिए। ये बात सही है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अब हम आगे देखेंगे, यहाँ पे 85 नंबर प्रश्न की बात करेंगे कि विद्यालय में जो आपका यहाँ पे देखेगा कि मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। याद रखेंगे मिड डे मील की जो शुरुआत की गई थी वह आपका 15 अगस्त 1995 को किया गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि बच्चों को भरपूर मात्रा में भरपेट भोजन उपलब्ध कराना। याद रखेंगे तो इसमें कौन सा है जो सबसे प्रासंगिक है यही आपको बताना है। शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। ये बात होगा कि यह ईबीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। ये होगा कि यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं, उनके लिए होगा कि यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है, इसलिए होगा। इसके लाने का, मिड डे मील योजना लाने का मुख्य उद्देश्य यही था, ये समय को बर्बाद करता है नहीं दोस्तों, यह उन बच्चों के लिए जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं, ये नहीं है दोस्तों। यह क्या है दोस्तों, तो यह ईबीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर प्रदान करता है। ये भी आपका नहीं होगा। 85 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मिड डे मील जो योजना है यह ईबीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर प्रदान करता है। इसी उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 1995 को। ठीक है, चलिए यहाँ पे 86 नंबर की बात करते हैं। 86 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, याद रखेंगे 86 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो बोझ के बिना सीखना क्या है, मतलब कि जो भी पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में करें, या आप लोग प्राइमरी की बात करिएगा कि 1 to 5 के जितने बच्चे हैं इनका बोझ कम करने के लिए सरकार द्वारा अलग अलग प्रकार की रणनीतियां लाई गई है। और मतलब ये है कि जब इनकी पाठ्य पुस्तक बहुत ज्यादा है तो ये अबोध बच्चे हैं, काफी कम उम्र के बच्चे हैं, इनके बोझ को कम करने के लिए इनके सिलेबस पैटर्न को कम करने का अनुभव रखा गया है। और ये भी रखा गया है कि हफ्ते में ऐसे भी दिन चलाए जाए जहां पे बच्चों को बिल्कुल बैग ले जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो स्कूल बैग कम वजन करना इसका उद्देश्य है कि ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या कर दी जाए, इसके लिए कि अबोध का भार कम करने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना का यही है कि जो अबोध का भार कम करना, मतलब काफी कम उम्र के बच्चे हैं इनका भार हम कम करें, इसका मुख्य उद्देश्य यही है दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अब हम बात करते हैं 87 नंबर प्रश्न की। 87 नंबर प्रश्न आपका क्या कर रहा है, 87 नंबर पे हम बात करेंगे कि आपका जो ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है, ये आपको बताना है। तो ईवीएस कक्षा में आपका समूह में सीखने का उद्देश्य क्या होता है, याद रखेंगे लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं, ये उद्देश्य है कि कम लड़के लड़कियां अलग अलग, ये आपका बिल्कुल अलग बैठाना नहीं है, एक साथ बैठ कर सीख सकते हैं ईवीएस कक्षा में समूह में। समूह यहाँ पे बात ही कहा है कि समूह में सीखने का उद्देश्य क्या है, तो याद रखेंगे कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। सहयोग के मूल्यों को लागू करने करने और एक साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित, प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने में सीखने में सक्षम बनाना। बच्चा एक्टिव है, सब साथ में कार्य कर रहे हैं, छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड कम करना, ये ऐसा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 जितना अच्छा कर रहा है उससे अच्छा ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का उद्देश्य यही है कि सबको एक साथ एक कक्षा में बैठा दे और सबको अपने और सीखने के अवसर दे और बच्चा सक्रिय रूप से भाग ले। ये बात को याद रखेगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ये बात को याद रखेगा। ठीक है, यहाँ पे
हम बात करेंगे 88 नंबर प्रश्न की। 88 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि बाला का पूरा रूप क्या है। बाला का मतलब इसको याद रखेंगे। इसमें देखिएगा जो बाला का पूरा रूप आप लोग देखेंगे तो इसमें आपका होगा बिल्डिंग एड लर्निंग एड। बिल्डिंग एज लर्निंग एड, इसका फुल फॉर्म ये होता है कि बिल्डिंग एज लर्निंग एड। और इसका मतलब यही होता है ना कि जो भी छोटे बच्चे हैं 1 to 5 में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं ना, इनकी जो कक्षाओं का क्लासरूम का याद रखेंगे। इसका उद्देश्य यही है कि जो इनकी क्लासरूम है ना, इनको ऐसा बनाया जाए कि इस पे जैसे आप लोग देखते हैं छोटे कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनकी क्लासरूम पर ही गिनती लिख दिया जाता है, आपका वर्णमाला लिख दिया जाता है, आपका अल्फाबेट लिख दिया जाता है, संक्रियाएं प्लस जोड़ माइनस घटाना ये सब लिख दिया जाता है, हाथी जंतुओं के चित्र बना दिए जाते हैं। यही कह रहा है कि इसका पूरा रूप क्या है। तो याद रखेंगे, प्रश्न को बिल्कुल थोड़ा ध्यान से देखिए। मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट है कि अधिगम सहायता के रूप में ब्रेल है कि अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग है कि ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन है। जो बिल्डिंग है ना वह आपको अधिगम सहायक के रूप में मतलब सीखने में मदद करे, इसका यही मतलब है, यही अर्थ है। जो बिल्डिंग एज लर्निंग एड का मतलब ये है कि जो बच्चे छोटे बच्चे के क्लासरूम होगा उसको इस तरह हम लोग बनाएंगे कि बच्चा वहां पे पढ़ना आनंदित समझेगा। इसका मुख्य उद्देश्य यही है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम लोग 89 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 89 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि वैकल्पिक ढांचे का अर्थ क्या होता है। वैकल्पिक, वैकल्पिक का मतलब विकल्प होता है कि आप अगर हमको एक रुपया ना मिले, इनसे 1 रुपया ना मिले तो हम विकल्प के रूप में रखें कि किसी और से मैं 1 रुपया प्राप्त कर लूं। इसी को वैकल्प बोलते हैं या वैकल्पिक बोलते हैं। मतलब इनका प्रयोग हम नहीं कर पाए। जैसे 4 लोग को लेकर आए, एक लोग बीमार हो गया, इस 4 में से एक लोग को बुला लिया कि चलो भैया तुम आ जाओ, आप विकल्प के रूप में मैं रखा हूं आपको, ठीक है। तो वैकल्पिक ढांचे का अर्थ क्या होता है। विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण होता है कि विचार जो अवधारणाओं को औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, वर्तमान में वैज्ञानिक और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार है कि सभी विचार को दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं, ठीक है। देखिएगा, वैकल्पिक ढांचे का मतलब यही होता है कि वे विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। याद रखेंगे, स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, केवल उनको विकल्प के रूप में रखा गया है, वैकल्पिक ढांचे के रूप में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे देखते हैं कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है। यह कथन किस चीज को दर्शाता है। तो यह रूढ़िवादिता का शिकार है। बिल्कुल आप लोगों को मिथक है, मिथक का मतलब गलत है कि वैज्ञानिक तथ्य है कि रूढ़िवादिता धारणा है कि ये अंधविश्वास है। क्या दोस्तों, तो यह रूढ़िवादिता है और रूढ़िवादिता ही कहता है कि ये महिलाएं कर सकती हैं तो ये कार्य केवल पुरुष कर सकते हैं, ये कार्य केवल महिलाएं कर सकती है, लड़कियां कमजोर होती हैं, लड़कियां नहीं कर सकती है, लड़के कर सकते हैं। ये सब रूढ़िवादिता है। इस बात को याद रखेंगे, जो परंपराओं से चला आ रहा है, ठीक है। रूढ़िवादिता को खत्म करना है, ठीक है। तो याद रखेंगे 90 प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब